बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद शेख यूनुस और मैं हूं नायाब बदर। मेरे साथ मौजूद हैं शेख यूनुस साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा सर, हम अपने नाज़रीन के साथ आज के टॉपिक्स डिस्कस करते चलें। डेफिनेटली सबको पता है जिस तरीके से जो भी सूरत हाल है, कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो खबरें वो पीक के ऊपर थी, जैसे वहाँ पे एक जंग की सूरत हाल बनी हुई है और आज जो है ईरान, इसराइल और अमेरिका ये जो है मैदान में आ गए हैं। यहाँ पे जो सूरत हाल है सबके सामने है। हम बात करेंगे पाक अफगान जंग में अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत कर दी है। अफगानिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी किस मुल्क ने दी और इंडिया के 114 राफेल तैयारों की डील कैंसिल हो गई। मोदी नेतन्याहू गठजोड़ ये भी सामने आ गया है। अमेरिका ईरान जंग का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा सर, सबसे पहले हम अफगानिस्तान और ये जो पाकिस्तान की जंग है इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की हिमायत कर दी है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया नायाब जी। ये जो कल डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बयान आया है जी, वहाँ जो वीडियो जो वायरल हुई है, जो सामने वीडियो आई है, वहाँ के कोई यूएस के जो साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पाक अफगान जंग के बारे में उनसे सवाल किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े वाज़े तौर पे, बड़े वाज़े अल्फाज में जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ की है, जिस तरीके से उन्होंने हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनकी तारीफ़ की है, और उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे ये नायाब कहा है कि पाकिस्तान ने जो ये एक कदम उठाया है अफ़गानिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, अफ़गानिस्तान की जो बदमाशी है उसके ख़िलाफ़, जो इन्होंने इस्लाम के नाम पे जो ये बदमाशी शुरू की हुई है, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि हम पाकिस्तान के इस इक़दाम की हिमायत करते हैं। और जो अगर नायाब इसको जो पाक अफ़गान जो मामला है, इसको हम अब थोड़ा सा अगर माजी में जाके देखें तो ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जिस दिन से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, जिस दिन से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, पाकिस्तान 1947 में जिस वक़्त पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की इंडिया से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो 13 सितंबर 1947 को जिस वक़्त पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत के लिए जो रुकनीत के लिए दरख्वास्त दी, उसकी रुकनीत हासिल करने के लिए पाकिस्तान जो है ना यूनाइटेड नेशन में गया, तो पूरी दुनिया में, मैं आपको बताता चलूँ, आपको बड़ी हैरानगी होगी, पूरी दुनिया में सिर्फ वाहिद मुल्क अफ़गानिस्तान था। एक अफ़गानिस्तान ही मुल्क था जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की, जिसने पाकिस्तान की मुखालफत में वोट दिया। इसके अलावा किसी दुनिया के मुल्क ने पाकिस्तान के लिए जो है ना वो मुखालफत नहीं की। उसके बाद जो 1947 में अफ़गान एम्बेसडर थे जो नजीबुल्लाह, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि अफ़गानियों का जो दोहरा मेयार है, जो इनकी मुनाफ़क़त है, जो इनका मुनाफ़क़ाना रवैया है, जो इनकी इस्लाम दुश्मनी है, जो इनकी मुस्लिम ममालिक के साथ दुश्मनी है, ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ये मैं थोड़ा सा आपको बयान करता चलूँ। 1947 में अफ़गान एम्बेसडर थे नजीबुल्लाह, जिन्होंने पाकिस्तान से जो फाटक जो हमारे कबाइल हैं, जो कबाइल जो हैं, जो जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया था, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को ये पैगाम भेजा कि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान को जो समुंदर तक रसाई दे, चाहे वो बलूचिस्तान की तरफ से दें या किसी और तरफ से दें। जो जितने भी इलाके जो है ना वो जो राहदारी एक बनती है वो उस पर कंट्रोल जो है ना अफगानिस्तान का होगा। ये 1947 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त जो अफगान एम्बेसडर थे नजीबुल्लाह, उन्होंने ये मुतालबा किया, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनके इस मुतालबे का या इस बात का जवाब देना भी जो है ना वो मुनासिब नहीं समझा कि ये ऐसे मुनाफिक लोग हैं, ऐसे ये एहसान फरामोश लोग हैं कि ये शुरू से पाकिस्तान की जो है ना वो जड़ें काट रहे हैं। उसके बाद नायाब हमने देखा 1948 में जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत थी, उन्होंने एक करारदाद पेश की। उन्होंने कबाइल के नाम से एक वहाँ एक वजारत बनाई, एक मिनिस्ट्री बनाई, और उस मिनिस्ट्री को बनाने के बाद 1948 की ये मैं बात कर रहा हूँ,
उस मिनिस्ट्री को बनाने के बाद बाकायदा उसके लिए फंडिंग की गई, बाकायदा उसके लिए जो है ना पैसे रखे गए, बाकायदा उस मिनिस्ट्री में वजारतें दी गई और उस मिनिस्ट्री का काम ये था कि जितने भी पाकिस्तान के कबाइल हैं, जो पाकिस्तान के मुल्क का कबाइल हैं, जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो कबाइल हैं, ये दोनों कबाइलों को मिलाकर पाकिस्तान के जो खिलाफ जो है ना एक प्रोपेगेंडा किया जाए और कबाइलियों के दिलों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना वो नफ़रत पैदा की जाए। और ये जो मिनिस्ट्री थी, ये कबाइल थे, इन्होंने बड़ा मुतहर्रक काम भी किया। लेकिन उसके बाद हमने इन्हीं कबाइल को 1954 में हमने देखा कि जो डीसी बन्नू के सामने ये जो ग्रुप मुतहर्रक हुए थे इस कबाइल मिनिस्ट्री के अंदर, जिस तरह इन्होंने इनको मुतहर्रक किया था, उन अफ़गानियों ने और वो जो लोग पाकिस्तानी थे उन्होंने डीसी बन्नू के दफ्तर में 1954 में सरेंडर किया और इस तहरीक का जो है ना वो ख़ात्मा हुआ। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलूँ, 12 अगस्त 1949 को बादशाह खान के ज़ेर असर एक तहरीक पश्तूनिस्तान जो है ना वो अफ़गानिस्तान ने हमायत करके उसका जो है ना वो शुरू किया। 12 अगस्त ये 1949 की बात कर रहा हूँ। इस तहरीक ने को भी पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इस तहरीक को भी बड़ी जो है ना वो कामयाबी के साथ कुचला। उसके बाद आपको एक थोड़ा सा और मैं और बताता चलूँ, 31 अगस्त 1949 को अफ़गान हुकूमत के ज़ेर एहतमाम एक जिरगा मुनक़द हुआ जिसमें एक नए मुल्क को बनाने के लिए करारदाद मंजूर हुई और पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया गया। उन्होंने जो हमारे KPK के इलाके हैं, जो कबाइल हैं, जो फाटा के इलाके हैं, वहाँ 31 अगस्त 1949 को इन्होंने ये करारदाद मंजूर की और उसके बाद जो है ना इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने काम भी किए। लेकिन ये हमने उस वक़्त भी हमने देखा जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत ने, जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज ने इन मुल्क दुश्मन अनासर का, इन मुल्क दुश्मन लोगों का, इन इस्लाम दुश्मन लोगों का जिस तरीके से मुकाबला किया, ये मैं आपको माजी इसलिए बताने जा रहा हूँ कि ये जो हमारे मौजूदा लोग हैं, ये जो हमारी नई जनरेशन है, ये अफ़गानिस्तान के मौजूदा रवैये की वजह से बहुत दिल बर्दाश्त है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बताऊँ, 1949 में चमन के रास्ते पाकिस्तान पर इन्होंने वहाँ की जो लोकल मलेशिया थी उसको मुतहर्रक करके पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। ये 1949 की बात मैं बता रहा हूँ। उस वक़्त एक हफ़्ते की पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक हफ़्ते मुसलसल इनके साथ जंग लड़ के इनको पसपा किया। नायाब ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अफ़गानिस्तान का जो मकरूह चेहरा है, ये अफ़गानिस्तान का मौजूदा जो चेहरा है, जिस वक़्त इनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी, जिस वक़्त इनको पाकिस्तान के लोगों की ज़रूरत थी, जिस वक़्त पाकिस्तान के इनको शहरों की ज़रूरत थी, वहाँ ये आके लोग बसे हैं। अब मौजूदा जो हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जिस तरह उन्होंने कल बयान में अपने कहा है, जो मौजूदा जो तालिबान के जो हक्कानी साहब हैं, जो इस वक्त जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने में बिल्कुल सबसे आगे नज़र आते हैं, जिस वक्त वो तालिबान, जिस वक्त वहाँ रूस की हुकूमत थी, जिस वक्त वहाँ जो है ना नेटो की फ़ौजें मौजूद थी, उस वक्त ये कल उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि ये जो हक्कानी साहब हैं ये वहाँ बाराको के इलाके में वहाँ जो है ना वो बैठे रहे हैं और पाकिस्तान से इन लोगों की मुतालबा यूनाइटेड नेशन भी करती रही है, अमेरिका भी करते रहे हैं, लेकिन इन्होंने, पाकिस्तान ने इनके लिए कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान ने इनको पनाह दी। लेकिन आज इनका मकरूह चेहरा देखें, आपको ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आएंगी। अब आप थोड़ा सा आगे आएँ और मैं थोड़ा सा और आपको बताता चलूँ। 1950 में, नायाब 1950 में अफ़गान फ़ौज ने दोबंदी के इलाके में बलूचिस्तान में फिर हमला किया, जिसका मकसद चमन तक कोयटा जो रेलवे ट्रैक था, जो दूसरी चीज़ें थी, वो सब जो है ना इनको यह बंद करना था। लेकिन इसको भी जो है ना वो पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने बड़े एक साबित कदमी के साथ इनके इस मामले को, इनको जो है ना हमने जो बड़ी अच्छे तरीके से इसको डिसमेंटल किया। उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जो अफ़गानिस्तान का स्याह बाब और मकरूह चेहरा
हमारे जो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे, पहले वज़ीर आज़म थे लियाकत अली खान साहब, हमारे जो वज़ीर आज़म थे, उनको भी 16 अक्टूबर 1951 को एक अफ़गान कौम परस्त साद अकबर बबराज ने कत्ल किया। आप इनकी तारीख देखें, इनकी तारीख उठा के देखें और आपको ये मुसलसल एक सीक्वेंस नज़र आएगा। जिस दिन से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, मार्ज़ वजूद में आने के बाद आप मौजूदा सूरत हाल देखेंगे तो आपको बड़ी चीज़ें बिल्कुल आप ये क्रिस्टल क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। ये अफ़गान जो कौम है, ये अफ़गान जो लोग हैं, ये इन्होंने शुरू से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। ये शुरू से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना वो बिल्कुल इस तरह साजिशें करते हुए, प्रोपेगेंडा करते हुए आपको नज़र आएंगे। इसके बाद 6 जनवरी 1952 को जो अफ़गान एम्बेसडर थे शाह वली खान, उन्होंने भारत के कहने पर, भारत की पुष्टपनाही पर भारत के एक अखबार को द हिंदू टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 6 जनवरी 1952 की, अफ़गानिस्तान के जो एम्बेसडर थे जो इंडिया के अंदर मौजूद थे शाह वली खान, उन्होंने द हिंदू को, जो एक अच्छा अखबार है, जो बड़ा अखबार है, उसको उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बड़े वाज़े तौर पे कहा था कि हम एक पश्तूनिस्तान के नाम से एक मुल्क बनाने जा रहे हैं जिसमें चित्राल, दीर, स्वात, वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान के जो मज़ीद जो है ना वो इलाके वो भी शामिल होंगे। और ये चीज़ें मैं आपको नायाब इसलिए बता रहा हूँ कि ये मौजूदा जो कंडीशन है, मौजूदा जो सूरत हाल है, ये हमारे लोगों के सामने आए, क्योंकि जो लोग जिस तरह से हमारे लोगों ने अफ़गान लोगों की मेहमानदारी की है, जिस तरह से इनके साथ हमारे रवाबत बन गए थे, जिस तरीके से हम इनको हम जो है ना शुरू से लेके और जिस वक़्त से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है अब तक हम जिस तरह से इनको फैसिलिटेट करते आए हैं, ये हमारी जो लोग हैं, हमारे जो मुल्क के लोग हैं, वो उनके लिए ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल बन गई है। अब ये चीज़ें मैं इसलिए आपके सामने रखी हैं, ये इसलिए सारी चीज़ें मैंने रखी हैं कि क्योंकि जिस दिन से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है ये लोग उसी वक़्त से लगे हुए हैं। अब आप मौजूदा सूरत हाल को देखें, अब ये तालिबान का नाम जहाँ आता था वहाँ लोगों के ज़हन में ये एक तशख़्ख़ुस जो है ना वो उनके सामने, उनके ज़हनों में उभरता था कि जी ये तालिबान इस्लाम के जो है ना वो बोलबाला करेंगे, तालिबान इस्लाम की बातें करेंगे, तालिबान हमारे जो इस्लाम में जो चीज़ें बताई जाती हैं उसके मुताबिक बातें करेंगे। और ये सारी चीज़ें लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हमें कहीं होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब जिस तरीके से जिस तरह मोदी ने जो इसराइल का विज़िट किया है, मोदी ने इसराइल का विज़िट करने के दौरान जो है ना जिस तरीके से उन्होंने अफ़गानिस्तान की हिमायत की है, और मोदी के ख़िताब के बाद जो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं, जिन्होंने वहाँ जो है ना वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम हर तरीके से और हर लिहाज पर और हर मोड़ पर अफ़गानिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। और जिस तरह उन्होंने इनके लिए एक फंडिंग के लिए जो है ना एक बाकायदा बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने ये कहा है कि हम इनके लिए एक फ़ंड भी काम करना जा रहे हैं। तो नायाब मुझे एक बात इसकी समझ नहीं आती कि ये मुल्क जो है ना, ये तालिबान को जो हुकूमत मिली है वो इस्लाम के नाम पे मिली है। ये इनको जो हुकूमत मिली है वो अपने मुसलमान ममालिक की हिमायत के लिए मिली है। वो हमें जो ये मौजूदा जो सारी सूरत हाल नज़र आ रही है, हमें ये बड़ा इसमें जो है ना वो कोई अचंभे की बात नहीं है। जिस तरह मैंने आपको शुरू से 1947 से लेके अब तक मैंने आपको जिस तरह ये सारी सूरत हाल मैंने आपको बताई है, तो ये मौजूदा जो कंडीशन जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की है, तो हमें ये बड़े वाज़ेह तौर पे ये समझ जाना चाहिए कि ये लोग जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ ये पैसे के पुजारी हैं। अब देखें इंडिया के साथ इनके मफादात हैं, इंडिया के साथ इनके जो है ना इनको पैसे नज़र आ रहे हैं, इंडिया की तरफ इनको डॉलरों की चमक नज़र आ रही है, और इसराइल की तरफ आप ये देख रहे हैं। अब इसराइल के साथ, इसराइल की फंडिंग के साथ और ये सारी चीज़ें करके ये कौन सा इस्लाम लाना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा कंडीशन है, वो उसमें हमें मायूस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान मुल्क, पाकिस्तान मजबूत, पाकिस्तान का दिफा इस वक्त बिल्कुल मजबूत हाथों में है। ये जो इनके ऊपर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, जिस तरह इन्होंने हमारे ऊपर पहले हमला किया है, 53 जगहों पे इन्होंने दरअंदाजी की कोशिश की, इस जो पाकिस्तान इनको जवाबी कार्रवाई दे रहा है, ये बिल्कुल यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। तो इंशाअल्लाह ताला
पाकिस्तान का फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपने लोगों के साथ खड़ी हुई है, और जो भी आंख पाकिस्तान की तरफ मैली आएगी वो उसको इंशाल्लाह ताला उसी तरीके से जिस तरह हमने इंडिया को जवाब दिया था उससे भरपूर तरीके में इसको जवाब दिया जाएगा। सर, जिस तरीके से आपने गुफ्तगू की इसमें तो एक चीज़ वाज़े तौर पे है कि ये तो फिर अज़लों से पाकिस्तान का दुश्मन है ना, जब से पाकिस्तान बना है। तो यहाँ पे जब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ये जो जंग की सूरत हाल है, इसमें लोग यही कह रहे हैं कि एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क के साथ लड़ने जा रहा है। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला हमेशा खैर करे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जैसे आपने भी क्रिस्टल क्लियर की है कि ये 1947 से ही ये पाकिस्तान के हिमायती नहीं थे, पाकिस्तान के दुश्मन थे। खैर, अच्छा सर, अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, नो डाउट की शुरुआत अफगानिस्तान की जानिब से हुई थी, इन्होंने जिद इतना कर दिया कि इनको जवाब देना पड़ा। अब यहाँ पे जो भी सूरत हाल है, चले हम लेट्स से कि अगर हम कहें कि ये चीज़ें इधर ही नॉर्मल हो जाएंगी, उसके बाद अफगानिस्तान क्या फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेगा? अभी वो घुटने टेक देगा, क्योंकि पाकिस्तान जितनी अच्छे तरीके से उनको जवाब देता है और बहादुराना तरीके से, तो कल अभी वो घुटने टेकेगा, कल को फिर वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाएगा। तो सर आप क्या कहेंगे? अच्छा, क्या दहशतगर्दी हो सकती है ज्यादा? इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं। ये बिल्कुल एक, आप इसको अगर आप सीक्वेंस से देखेंगी कि जिस तरह मोदी ने इसराइल का विज़िट किया है जी, उस विज़िट के बाद वहाँ जाके उसने बयान दिया है कि हम अफ़गानिस्तान के लिए फंड जो है ना अफ़गानिस्तान को दे रहे हैं, हम अफ़गानिस्तान को फंडिंग करेंगे, हम अफ़गानिस्तान को पैसे देंगे। जिस तरीके से मोदी ने वहाँ का विज़िट किया है, आपने उस विज़िट के दौरान भी देखा है जिस तरह मोदी को बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। जिस वक्त वो वहाँ बयान करने के लिए गए हैं, उससे पहले तो उनको बड़ा वार्म वेलकम मिला है। नेतन्याहू ने खुद जाके, एक हथियारे ने खुद जाकर जो है ना एक हथियारे को रिसीव किया है। उसके ऊपर भी जो है ना हमारे कश्मीर के हज़ारों लोगों का जो है ना खून उनके सर पे है, और इस तरफ जो है ना 80,000 से ज़्यादा लोगों का जो है ना वो इनके नेतन्याहू के जो है ना इनके शहीद कर चुके हैं लोग। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल जो हमें जो नज़र आ रही है, इसमें हमें बड़े वाज़े तौर पे ये नज़र आता है कि ये जो नरेंद्र मोदी है, उसके बाद नेतन्याहू है, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ स्टेटमेंट दी है, इनके लिए एक फ़ंड कायम किया है, और फंड कायम करने के बाद उसके आप अगले दिन देखेंगे अफ़गानिस्तान हुकूमत का रवैया, अफ़गान लोगों का रवैया, और उसके बाद जो इस तरीके से उन्होंने एक सीक्वेंस के साथ पाकिस्तान के ऊपर बन्नू में अटैक हुआ, उसके बाद उनके आप देखेंगे हमलों में शिद्दत जो है ना आनी शुरू होगी। आप इस कड़ियाँ मिलाती जाएंगी, ये कोई इस तरह कोई समझे कि ये इस तरह आप अचानक नहीं होगा, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। सर, हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर सैयद गज़नफ़र अली साहब ने। जी सर, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी, अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से ये ईरान और इसराइल के दरमियान ये जो जंग लगी हुई है, आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल किस तरफ जाएगी? क्या किस करवट बैठेगा ये ऊंट? क्या ये एक आलमी जंग का इशारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊंट ने तो अपनी शक्ल दिखानी शुरू कर दी है और अपना कुआद भी दिखा दिया है, और ऊंट अमेरिका है, और उसके अंदर अमेरिका जो है वो बड़ा मुल्क होने के बावजूद इजराइल की प्रॉक्सी है। बिल्कुल। और उस ऊंट को ड्राइव लेके चल रहा है दुनिया का बहुत इमोरल, अनट्रस्टवर्दी और करेक्टरलेस इंसान है जी। जो गैम्बलर है, जुआरी है, और उसके ऊपर एप्स्टीन फाइल में जो उसके ऊपर जुराइम आए हैं, जिस तरह वो छोटी बच्चियों का इस्तेमाल करता है, करेक्टरलेस इंसान है, बदतरीन प्रेसिडेंट रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप, और वो झूठों का सरदार है। तो वो है, उसके साथ दुनिया का एक बहुत बड़ा जालिम और एक जेनोसाइडर नेतन्याहू खड़ा हुआ है, और नेतन्याहू के साथ कल जाके नरेंद्र मोदी भी पहुंच गया था। असल में दुनिया में इस वक्त जो जंग है ना, वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के लिए नहीं। जब से इजराइल जो है उसने ग्रेटर इजराइल का, और उसके साथ साथ जब से यहाँ पे ये पैलेस्टाइन में न्यूज आके आबाद हुए हैं और उनको फैसिलिटेट किया है रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड के, और उनको कहा था एक खत लिख के थियोडर हेजल को कि जी हम तमाम यहूदियों को एक जगह पे आबाद करेंगे। अभी उस कॉन्सेप्ट को लेके रहे कि अभी हम तो इब्राहिम के सन्स हैं, तो उनके लिए हमारे लिए सारी है जो अपना
ज़मीन है ये हमारे लिए प्रॉमिस की गई थी, और उसके अंदर उन्होंने तमाम चीज़ों को शामिल किया हुआ है, और उसके अंदर जो कन्विंस है एक ज़ियोनिस्ट की जो टेंडेंसी है, तो वो एक नेतन्याहू है, उसके बाद ट्रंप भी उतना बड़ा ज़ियोनिस्ट है जितना बड़ा नेतन्याहू, और ज़ियोनिज्म बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी पे बिलीव करता है। तो ये ज़ियोनिस्ट और जो हाई ग्रेड क्रिश्चियन जिनको न्योकॉन क्रिश्चियंस कहते हैं, आप रिवोलॉजिकल क्रिश्चियन जो अमेरिका में आबाद है, जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व चलाते हैं, और APEC के मेंबर वो हैं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के लिए डोनेशन करते हैं, और उसमें से जो टॉप के डोनेटर्स हैं जो ट्रंप के साथ रहे, और बाकी वो सारे के सारे यहूदी हैं। तो अब इनका जो प्लान था वो तो बहुत अरसे से ये था कि किसी न किसी तरह ईरान को जो है वो कॉर्नर किया जाए, बल्कि ईरान के अलावा उनका प्लान था कि मुस्लिम पूरी वर्ल्ड को कॉर्नर किया जाए। उसके लिए नेतन्याहू ने बहुत सारे जो खलीजी ममालिक हैं, आपको पता है, उनसे बड़े क्लोज ताल्लुकात इस्टेब्लिश किए, जैसे बहरीन भी है, UAE है। UAE तो वो मुल्क है जिसने वीजा फ्री सर्विस दे दी थी यहूदियों को, और उसने अभी जब कुछ जंग हो रही थी, अपना जब अटैक हो रहा था इसराइल के ऊपर, इसराइल और के अंदर जब हमास से किया, और वहाँ पे वो पैलेस्टीनियन को इसराइल मार रहा था, उस वक्त UAE की एक थी इमराती रेड क्रॉस सर्विस, जो वहां जाके रेड क्रॉस के काम के शेड में गई थी, और बुनियादी तौर पे वो इजरायलियों के लिए जासूसी कर रही थी पैलेस्टीनियन के खिलाफ। तो इस लेवल पे पहुंच गए हैं ये लोगों के ताल्लुकात, तो उसको उन्होंने इस तरह काबू करने की कोशिश की। अब तमाम कोशिशों के बाद ईरान काबू आ नहीं रहा था, पाकिस्तान काबू आ नहीं रहा था, तो ईरान को किस तरह काबू करना था? तो वहां पे ढोंग रचाया गया, जिस तरह इराक के साथ ढोंग रचाया गया था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का। और जब इराक तबाह हो गया तो एक बहुत बड़ी इंक्वायरी हुई, सर्किल कोर्ट इंक्वायरी हुई, जो ब्रिटेन के एक लॉयर थे उन्होंने की, और वो कुछ 8,000 पेजेस की इंक्वायरी के बाद उन्होंने साबित किया कि इराक के पास तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे ही नहीं थे। उसमें टोनी ब्लेयर ने झूठ बोला, और वो टोनी ब्लेयर जो दुनिया का झूठा तरीन, कमीना तरीन, जलील तरीन आदमी है, वो अब बोर्ड ऑफ पीस में बैठा हुआ है नेतन्याहू जैसे करैक्टरलेस आदमी के साथ। और तो ये जो चीजें हैं ये बुनियादी तौर पे, चूंकि ईरान काबू नहीं आ रहा था, उसके बाद एमर्जिंग पावर्स डेवलप हो रही है खत्ते में, चाइना उभर रहा है, रशिया ने बात सुनने से इनकार कर दिया है। तो अब क्या करना था? एक जंग का सिनेरियो क्रिएट करना था, और उस जंग का सिनेरियो ईरान को अपना इजराइल को हाथ में लेके, इजराइल ने अमेरिका को हाथ में लेके एक जंग का सिनेरियो क्रिएट करना था। और वो आपने देखा कि पहले ईरान पे हमला हुआ तो सिर्फ ईरान स्पेसिफिक हमला था, ईरान के अंदर हमला किया, ईरान ने रिस्पॉन्ड कर दिया। उसके बाद फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय की गई कि जी पीस होगा, जी आप वेपन एटम बम नहीं बनाएंगे, आप जो ईरान तो कह चुका है कि मैं न्यूक्लियर बम नहीं बनाऊंगा, फतवा आ गया उनका, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी आप लॉन्ग रेंज मिसाइल भी नहीं बनाएंगे, आप प्रॉक्सीज को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ईरान एक सॉवरेन मुल्क है, वो क्यों इन बातों को मानेगा? तो एक ड्रामा रचाया गया कि जी देखिए, और ड्रामा इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए रचाया गया कि नरेंद्र मोदी जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे जलील और कमीने लोग जो है, वो असल में दुनिया को अपना करैक्टर छुपा के, क्योंकि एक जो मुनाफिक होता है ना, हिपोक्रेट का करैक्टर कभी नहीं छुपता, वो दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि जी देखिए जी हम तो अमन की बात कर रहे हैं जी, हम तो नेगोशिएशन कर रहे थे। लेकिन इससे बड़ा धोखा अमेरिका जैसी ताकत, जो तो अपने आप को दुनिया की बड़ी ताकत कह दी, उससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया को इतना बड़ा धोखा देगा कि पहले भी उनको मुज़ाकरात में लगाया और हमला कर दिया, अभी फिर मुज़ाकरात के लिए कल ही ईरानियन डेलीगेशन ने आखिरी ड्राफ्ट दिया है ओमान के वजीर खारजा को जी, जो जिसकी सजेशन जो है वो बहुत नजदीक है उस चीज के जो ट्रंप चाहता है। वो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं हम अपने एनरिच्ड यूरेनियम रूस के हवाले क्यों करें, हम आप एक कंसोर्शियम बना दें खलीजी ममालिक का, वो पहले हमने रूस को दिया था, अभी हम उनको दे देंगे, लेकिन हम मिसाइल प्रोग्राम से नहीं रुकेंगे। तो आप देखिए उसने फिर उठा के इजराइल पे दोबारा हमला कर दिया। ब्रिगेड साहब, ये थोड़ा सा हमें बताइएगा कि जिस तरह हमने माजी में देखा शाम के अंदर, इराक के अंदर, लीबिया के अंदर, जिस तरीके से इसराइल का एक वार का एक तरीक़ेकार है कि वहाँ जो है ना वो प्रॉक्सी वार के ज़रिए वहाँ के जो लोगों को उकसा कर, जिस तरह वो प्रॉक्सी वार के ज़रिए एक उसकी हिकमत अमली है, वो अगर हम ये मौजूदा सूरत हाल में देखते हैं, ईरान के अंदर रजीम अगर चेंज हो जाती है, अगर रजीम चेंज हो जाती है तो जो सेकंड ऑप्शन है वो हमें जो नज़र आता है वो रज़ा शाह पहलवी को, उनके जो बेटे हैं उनको लाया जाएगा किसी तरीके से, और उसको जो है ना वहाँ हुकूमत दी जाएगी। तो रज़ा शाह पहलवी के बेटे का बैठना वहाँ ये तो इस तरह होगा कि जिस तरह वहाँ
ईरान के अंदर इसराइल भी आके बैठ गया है और ये इसराइल की जो एजेंसी है वो भी मुसाद भी आके बैठ गई, और ये इस तरह ही जो है ना वो अमेरिका आके बैठ जाएगा, अमेरिका की एजेंसीज बैठ जाएंगी। तो क्या ये हमारा जो बॉर्डर है, जो बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो क्या पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है? और थोड़ा सा ये भी बताइएगा हमें, जो मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो इस वक्त जिस तरह मोदी ने विज़िट किया है इसराइल का, और उसके बाद जो है ना जो प्रॉक्सी वार अफ़गानिस्तान की तरफ से शुरू की गई, उस जिसके नतीजे में 2-3 दिन से हमारी उनके साथ भी जंग जारी है, क्या ये जो मौजूदा जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है ये सारा प्री प्लान है? अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाती है और इस तरफ अफ़गानिस्तान जो है ना हमारा दुश्मन बैठा हुआ है और ईरान में भी मुसाद आके बैठ जाती है, तो पाकिस्तान क्या ऐसी सूरत हाल में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? ज़रा इसमें थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। देखिए, पाकिस्तान का कोई कंसर्न नहीं है अगर रिजीम चेंज हो भी जाता है तो। रजा शाह पहलवी आ जाता है तो पाकिस्तान ने तो अपने इश्यूज को लेके आगे चलना है ना। इससे पहले भी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तो रोलर कोस्टर ड्राइव की तरह रहे ना, कभी अच्छे ताल्लुकात रहे, कभी खराब हो गए। आपको पता है जब ईरान के अंदर इस दौरान इस रजीम में भी, इससे ईरान पे जब इसराइल ने हमला किया था उससे पहले कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया था वो कहाँ से आया था? चाबहार से आया था। चाबहार किधर है? ईरान में। ईरान के अंदर रॉ की बहुत बड़ी प्रेजेंस बड़े अरसे से रही है, और रजा शाह पहलवी के जाने के बाद से जो है वहाँ पे रॉ ने बड़ा इन्फ्लुएंस गेन किया। चाबहार का ठेका किसको दिया था? ईरान के रजीम ने, जो इस्लामिक रजीम है, उसने इंडिया के साथ बड़े ताल्लुकात, क्लोज ताल्लुकात रखे थे। ईरान को इंडिया उनसे तेल भी लेता था, और उस तेल की उनको सैंक्शन अलाउड थी कि जी अमेरिका ने उनको वेवर दिया हुआ था कि जी आप ईरान से तेल ले सकते हैं, और वो तेल ले रहे थे। साथ साथ उन्होंने इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाए हुए थे जो वहाँ से ऑपरेट करते हुए पाकिस्तान के अंदर ये जितनी दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हो रही थी, ये सारी रॉ ऑपरेट कर रही थी। सीस्तान और ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी को पता था कि यहाँ के इराक के ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि उसके बाद कुलभूषण यादव को आपने पकड़ा, जो आज तक आपके पास है, और आपने उसको मेहमान बना के रखा हुआ है। तो ईरान में रिजीम चेंज जो हो, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज पे गौर करना है कि हमारी पॉलिसीज क्या है और हमने किस तरह उसको हैंडल करना है। रजा शाह पहलवी के आने से पाकिस्तान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वो पड़ेगा तो ईरान के ऊपर पड़ेगा, लेकिन ईरान के अंदर अगर रिजीम चेंज भी हुआ भी तो रजा शाह पहलवी जैसे लोग नहीं आएंगे। वो उन्हीं के अंदर से कोई और, इन्हीं की जो रिलीजियस फैक्शन है, वहाँ पे 3 किस्म के फैक्शन एग्जिस्ट करते हैं। एक वो लोग हैं जो इसको फेवर नहीं करते, वो ईरान से बाहर बैठे हुए हैं। दूसरे कुछ लोग डिवाइडेड है, लेकिन मेजॉरिटी में वो लोग हैं जो ईरान की मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज को और उनकी लीडरशिप को अप्रिशिएट करते हैं। अहमद बिन निजात को कितने लोग यहाँ वर्शिप किया करते थे। अभी अहमद खमानेई और उनके बेटे, उनका रहने सहने का, उनका जो गवर्नेंस का स्टाइल है, उसको तो उसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठे। सवाल तो उन्होंने उठाए हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जिनको अमेरिका जैसा मुल्क सपोर्ट कर रहा है। सो रजा शाह पहलवी और नो रजा शाह पहलवी, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी बेहतर रखनी है। दूसरा सवाल जो आपका है वो मैं पहले कह चुका हूँ, और हम कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जब गया था इसराइल के अंदर, वहाँ उन्होंने कैंसर के अंदर जो ज्वाइंट खिताब किया था, जो उसने भी किया था और नेतन्याहू ने भी वहाँ पे बकवास की थी, गलाजत बकी थी। वहाँ उसने क्या कहा था इन दोनों ने मिलकर? इन्होंने कहा था कि ये मुसलमान ममालिक जो है उनके अंदर इस्लाम जो है वो रेडिकलाइज्ड हो गया है, तो हम तो रेडिकलाइज्ड इस्लाम के खिलाफ लड़ेंगे और मुसलमान मुल्कों को टारगेट करेंगे। साथ उसने इंडिया को कहा कि आप जाके और पाकिस्तान के खिलाफ लड़े। $8.6 बिलियन की उन्होंने आपस में डिफेंस पैक्ट साइन किया, जिसमें कहा मैं आपको आयरन डोम भी दूंगा, स्पाइस वो भी दूंगा, मिसाइल्स भी दूंगा, आपको मैं बाकी चीजें भी दूंगा, आपको मैं ड्रोन्स भी देंगे हम। वो साफ जाहिर है अगर वो इंडिया को दे, भारत को देगा, तो भारत ने वो अफगानिस्तान के हवाले कर लिया, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ लिया। तो बात ये चीजें, ये तो अब दी आर दी राइटिंग ऑन दी वॉल, ये लिखी हुई चीजें हैं और ये आउट ऑफ द वे नहीं हो रही। इसराइल ने पे जो हमला हुआ है, इसराइल ने जो हमला किया ईरान पे और जो अफगानिस्तान ने हमला किया, ये टाइम्ड है। दिस इज वेरी वेल प्लान्ड। ये एक ही थैली के 2 चिट्टे बट्टे हैं। ये ना समझिएगा कि अमेरिका आपका दोस्त है। अमेरिका ने ईरान से डिमांड किया है कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स न बनाएं। मुझे डर ये है कि कल के पाकिस्तान से भी पहले भी डिमांड कर चुके हैं। ये आज से 8-10 साल पहले की बात है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान से बाकायदा डिमांड किया था कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का प्रोग्राम जो है वो खत्म कर दें।
ये तो पाकिस्तान की लीडरशिप है या मिलिट्री लीडरशिप की इस बात को नहीं मानी थी। उन्होंने कहा जी हमारी सॉवरेनिटी का मसला है, हम पे तो ये रिसर्च करती है बिकॉज हमारा एनिमी जो है उसके पास सभी चीजें मौजूद है। तो ये तमाम चीजें दुनिया में, अमेरिका जो है इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान इस वक्त जो है 5 ममालिक से लड़ रहा है। एक ईरान से, एक अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान के साथ इंडिया से जो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसराइल जो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान, और उसके बाद इनडायरेक्टली जो है वो अमेरिका जो है वो इन तीनों मुल्कों के पीछे एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर खड़ा हुआ, और उसके साथ साथ CIA इज स्टिल कॉन्टैक्ट विद द अफगान तालिबान। अगर अब ये नहीं है तो ट्रम्प साहब के अंदर इतनी अगर फेयरनेस है जो है नहीं, उसके तो दुनिया का कमीना तरीन लोएस्ट किस्म का प्रेसिडेंट है, तो वो जो अफगानिस्तान को मदद देता है $40 मिलियन की पैकेज के तौर पे, एड पैकेज डिफेंस पे, वो देना बंद कर देना। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेलनी है, उधर से अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना है, उधर से मुसाद को इस्तेमाल करना है, उधर की तमाम जो आज जो चीजें आप देख रहे हैं, जहां भी जंग या बादल मंडला रहे हैं या जहां भी जो टसल हो रही है, वो सारे मुसलमान ममालिक हैं। बहरीन के अंदर हालांकि ईरान ने जो हमला किया है वो उन मुल्कों के ऊपर नहीं किया, उन्होंने उन अमेरिकन फैसिलिटीज पे हमला किया जो उन ममालिक के अंदर मौजूद है। और सऊदी अरब ने इस किस्म का इंदिया दिया था कि अगर ईरान ने अमेरिकन फैसिलिटी पे हमला किया तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। और जो UAE के अंदर, UAE तो पूरा इसराइल का टाउट बना हुआ है, यानी UAE ने तो इसराइल के लिए, इसराइल की खातिर सऊदी अरब से जंग ले ली। यमन के अंदर जो शिपमेंट भेजी थी UAE ने हूथियों के खिलाफ, जो है जो लड़ रहे थे वहां पे, जो और वो उन्होंने इसराइल के कहने पे भेजी थी। UAE ने जो अपना गजा के अंदर एक सेटअप भेजा था, इमाराती रेड क्रॉस सर्विस, इमाराती रेड क्रॉस सर्विस। वो रेड क्रॉस के नाम पे गए थे और जासूसी कर रहे थे वो इसराइल के लिए। वो पैलेस्टीनियन की और हमास की लोकेशन उनको जो पता चलती थी वो इसराइल को बताते कि फलानी फलानी जगह पे जाके हमले करो। तो ये करैक्टर है इनका UAE जैसे ममालिक का। तो उसके बाद बहरीन में हमला हो रहा है, उसके बाद सऊदी अरब में रियाद के ऊपर, तो तमाम यानी आप देखिए रीजन के जितने इस्लामिक मुल्क हैं सब अंडर स्ट्रेस है। और वो किस वजह से अंडर स्ट्रेस है? पीछे सऊदी ताकतें हैं, पीछे इसके पीछे जो है वो यहूदी दिमाग है, और इसराइल के अंदर जो न्योकॉन क्रिश्चियंस हैं वो है जो मजहब को जो इस रिलीजन को बेस बना के, यहूदियत को और क्रिश्चियनिटी को बेस बना के, उसके अंदर एक हिंदुत्व शामिल हो गया है। जो भारत का सबसे बड़ा जलील कमीना, दुनिया का कमीना तरीन दहशतगर्द नरेंद्र मोदी, ये 3 जो लोग शामिल हो गए हैं जो जेनोसाइडर हैं, जिन्होंने अपने अपने मुल्क में जेनोसाइड किया है। इवन ट्रम्प जो है ही इज द कल्प्रेट ऑफ किलिंग पीपल, ही इज उसके एप्स्टीन फाइल के ऊपर जो उसके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों को वो इस्तेमाल करता रहा है, उससे आप उसके करैक्टर का अंदाजा लगा लें। तो इसके किस तरह के करैक्टरलेस लोग जो है वो दरपे है कि किसी न किसी तरह इस्लामिक वर्ल्ड को तबाह करो। अब अगर मुसलमान ममालिक आज भी रियलाइज नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो अपनी तमाम चीजें, तो उन्होंने खुददारी की सारी चीजें अमेरिका के हवाले की है कि तुम हमें प्रोटेक्ट करो यार, बाकी जो कुछ करते हो कर लो। अच्छा ब्रिगेड साहब, थोड़ा सा हमें अफगानिस्तान के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने जो काइनेटिक ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर जो कामयाबी हासिल की थी, जिस तरह ये प्रॉक्सी वार के ज़रिए हमले कर रहे थे, उसके बाद जो इनका जो नैरेटिव था, जिस तरीके से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने इनके नैरेटिव के ख़िलाफ़ भी कामयाबी हासिल की। जिस तरह इनका जो मकरूह चेहरा था, जो इन्होंने इस्लाम की एक चादर ओढ़ी हुई थी, जिस तरीके से वो फितनतुल ख्वारिज के ज़रिए पाकिस्तान ने दुनिया के सामने इनका मकरूह चेहरा लेकर आए हैं। जिस तरह $40 मिलियन पर वीक की फंडिंग इनको अमेरिका से आ रही है, जिस तरह इनको इंडिया से फंडिंग आ रही है, और सबसे बड़ी बात जिस तरह इसराइल के वज़ीर आज़म ने अपनी जो वहाँ पार्लियामेंट में खड़ा होकर कह दिया है कि हम अफ़गानिस्तान को फंडिंग करने जा रहे हैं। जो इनका नैरेटिव था उसकी बयानिए की जंग भी पाकिस्तान जीत चुका है, पाकिस्तान की फ़ौज जीत चुकी है, पाकिस्तान के लोग जीत चुके हैं। अब जो मौजूदा जो सेंचुरीज़ हैं, ये जिस तरीके से एक पूरा माहौल बनाया जा रहा था, जिस तरह
इंडिया और इसराइल अफ़गानिस्तान को बैकअप करने जा रहे थे, जहां उनकी पनाह गाहें थी, जो इनकी जो सेफ हेवन्स थी, जो बनी हुई थी, पिछले 5 साल से वो काम कर रहे थे, जिसमें इंडिया भी मौजूद था, इसराइल भी मौजूद था। और कल से एक और ये खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान ने, इसमें भी थोड़ा सा डिटेल में हमें बताइएगा, अफ़गानिस्तान ने कोई अपने ड्रोन्स वगैरह भी तैयार कर लिए हैं। ये जो इनकी सेफ हेवन्स के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की हुकूमत ने वक्त से पहले इन ख़तरात को भांपते हुए जो कार्रवाई की है, क्या ये जो सेफ हेवन्स हैं, जो इनकी ड्रोन्स फैक्ट्रीज़ हैं, जो इसमें ये भी बात सामने आ रही है, उसमें कुछ चाइना ने भी इनको सपोर्ट किया है इन ड्रोन्स टेक्नोलॉजीज़ में, इसमें रशिया ने भी सपोर्ट किया है, इसमें तुर्की ने भी सपोर्ट किया है। ज़रा इस बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइएगा, क्या ये जो सेफ हेवन्स के ख़िलाफ़ हमारी जो कार्रवाई है, इसके कितने असरात जो है ना वो मुस्बत अंदाज में हमारे सामने नज़र आएंगे? नहीं, तो टर्की ने सपोर्ट नहीं किया अफगानिस्तान को किसी ड्रोन टेक्नोलॉजी, ना चाइना ने सपोर्ट किया किसी ड्रोन, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ना रशिया ने सपोर्ट किया किसी ड्रोन टेक्नोलॉजी। वो तो ड्रोन उन्होंने जो इस्तेमाल किए हैं, आज आप बाजार में जाएं, आपको ड्रोन बाजार में बने हुए मिल जाएंगे। चाइना ने कोई टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड की अफगानिस्तान को ड्रोन, ना टर्की ने प्रोवाइड किया, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। हाँ, ये हम अब पिछले 2 दिनों से सर, हम ये जो सोशल मीडिया है, जो इंडियन मीडिया है, सोशल मीडिया पे ना जाए ना, सोशल मीडिया पे ना जाए, सोशल मीडिया हम इस बात की सदाकत के बारे में आपसे पूछना चाह रहे थे, जरा इसकी भी। मैं वो यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो फैक्ट नहीं है। ईरान ने, इंडिया ने ड्रोन दिए हैं उनको, लेकिन ये जो क्वाड कॉप्टर्स हैं, ये भी इंडिया ने उनको दिए हैं, और क्वाड कॉप्टर्स इस्तेमाल हुए हैं नॉर्थ एंड साउथ वजिस्तान में हमले के लिए। क्वाड कॉप्टर इस्तेमाल किए। क्वाड कॉप्टर वो होता है जिसको आप ड्रोन को उड़ाते हैं, उसके अंदर एक बम रख देते हैं और वो whomsoever it may concern जाके वो गिर जाता है। इंडिया ने, जो आपको याद है कि खबर आई थी जब इनके दरमियान की इनके फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया था अफगानिस्तान के, वो मुल्ला जो है, क्या नाम है उसका, वो जो इनको मुल्ला कहना मुल्लाशिप की तौहीन है, क्योंकि ये एक सिंडिकेट है, क्रिमिनल सिंडिकेट। और आपको पता है इसमें जितने इनके लीडर है, मुल्ला का नाम लेते हैं, वो ऊपर शलवारें ऊपर करके, पटका ऊपर रख के, दाढ़ियां लंबी लंबी रख के, साथ एक 10 साल से कम के बच्चे को लेके फिर रहे होते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी मोलेस्टेशन करते हैं। तो जो कौम लूत होगी, उसका कहाँ से ताल्लुक हो गया इस्लाम से या रिलीजन से? इसीलिए इनके मुल्क में अमन नहीं आता कि उनकी इस किस्म की हरकतें करते हैं। 9 साल की बच्ची को औरत डिक्लेयर करके उसके साथ तमाम किस्म के मुजालिम करते हैं, शादी करके, फिर कहते हैं उसको इतना मारो कि उसके ऊपर हड्डी ना टूटे और जख्म नजर आए, और मारते रहो उसको जब तक मार सकते हो। ये कौन से इस्लाम के हो गए? ये कहाँ से मुसलमान? ये तो मुनाफिकीन से भी बदतर है। और जो हिंदुओं से कॉपरेट करेगा और जो यहूदियों से कॉपरेट करेगा, उसके लिए तो कुरान में बता दिया गया कि तुम मुनाफिकीन से भी बदतर हो, तुम्हारा जहन्नुम में दर्जा जो है वो मुनाफिकीन से भी नीचे होगा। तो ये जो है, ये अब उनके, ये इससे पहले इनके माँ बाप जो बाप थे वो अमेरिकन के जूते चाटते थे। जब रशिया ने हमला किया था अफगानिस्तान पे, तो उधर से डॉलर लेते थे उनसे, जिसको $2 कम मिलते तो दूसरे को गोली मार देता था। ये तो वो लोग हैं जिसकी बात अमेरिकन ने कहा था ना कि दे कैन सेल देयर मदर फॉर द मनी, सो दे आर सेलिंग देयर मदर फॉर द मनी टुडे, और दे हैव बीन सेलिंग इट फॉर लॉन्ग। जब पाकिस्तान में आए थे तो ये जो पाकिस्तान में जितना गन कल्चर और हेरोइन कल्चर और प्रोस्टिट्यूशन का में इजाफा हुआ, वो ये लोग जब आए थे अफगान महाजिर पाकिस्तान में, उस वक्त इजाफा हुआ था। सिंस दैट दे हैव बीन सेलिंग देयर मदर। तो इनका क्या एतबार करना। बाकी जहाँ तक इनकी सेंचुरीज है, पाकिस्तान ने जो अभी पिछले दिनों अटैक किया है, उसमें बेसिकली उन्हीं सेंचुरीज पे अटैक किया है जहाँ से दहशतगर्दी इमिनेट हो रही है, और वो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। आज हमारी मजबूरी है, अनटिल आप वो सेंचुरीज को डिस्ट्रॉय करते हैं जहां से ये दहशतगर्दी इमर्ज होती है, जहां से ये दहशतगर्दी चलती है, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर ये जो देखे ना, वो नूर वैली जो कि वो ये फितना अल खारिज का जो हेड है, उसका क्या बयान आया? उसने कहा जी मैंने अपने लोगों को कह दिया कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लड़ो, क्योंकि उसने अफगानिस्तान पे हमला किया। तो आप मुझे बताएं कि पश्तून अपना KPK में पश्तून जो है वो पश्तून को मार रहा है। जो ये नूर वैली मसूद पश्तून है ना, महसूद है ना, तो ये अपने क्या इस्लाम ये कहता है कि अपने ट्राइब के लोगों को मारना शुरू कर। बलोचिस्तान में वो जो अल्लाह नजर टाइप लोग हैं, जो बलोची है, वो बलोचियों को मार रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो चीजें हो रही है, ये जो जिस तरह ये मिसगाइड हुए हैं, जिस तरह ये मिस इंटरप्रेट हुए हैं, वो अल्लाह ही इनको समझाएगा इन चीजों पे। तो लेकिन पाकिस्तान ने अपने एसेट्स पूरी तरह इस्तेमाल करके इनकी सेंचुरीज को डिस्ट्रॉय करना, अब हमारे लिए कोई और चॉइस है नहीं।
ठीक है नहीं, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान के एक मिनिस्टर का बयान आया है कि जी हमारे बहुत सारे सुसाइड बॉम्बर हैं। अब उससे कोई ये पूछे, एक तरफ हम ये कहते हो कि तुम्हारे मुल्क में दहशतगर्दी नहीं है, दाइश नहीं है, हालांकि दुनिया कहती है कि 33 तंजीमें, ऊपर तुम कहते हो हमारे पास बहुत सारे सुसाइड बॉम्बर है। तो वो कहाँ से तुम्हारे पास एक्सप्लोसिव आया, कहाँ से सुसाइड बॉम्बर आए? इसका मतलब यू आर नर्चरिंग टेररिस्ट इन योर कंट्री। सो ये चीजें हैं, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी में इन चीजों को बड़ा ऑफेंसिवली और बड़ा प्रोएक्टिव, क्योंकि जो इसमें जो खतरा शुरू हो गया है वो बहुत ज्यादा खतरा है कि एक तरफ आपको ईरान के ऊपर हमला हो रहा है और पाकिस्तान ईरान के साथ बॉर्डर 800 किलोमीटर का शेयर करता है। अगर कुछ और होता है उधर से आप पे प्रेशर आएगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का प्रेशर है, दरमियान में पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी है जो ऑलरेडी इतने अरसे से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है। तो यहाँ पे पाकिस्तान की हुकूमत को अपनी पॉलिसीज रीओरिएंटेट करनी पड़ेगी। ये जो मिस गवर्नेंस का सिस्टम है ना, एलिटिज्म का सिस्टम है, यहाँ पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे जाया कर रहे हैं। जिस बंदे को जरूरत होती है उसको जी बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दो, जिसको बुलेट प्रूफ जहाज दे दो। इस तरह चीजें नहीं चलेंगी। ये पाकिस्तान के अंदर और प्रेशर लेके आएगा। अपनी प्रायोरिटीज ठीक करें, हमारे लीडर्स को चाहिए। अगर ये प्रायोरिटी मिस गवर्नेंस इसी तरह रही तो मैं अल्लाह से बहुत सारी दुआ करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपने ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है इसके ऊपर ब्रीफली बात की, और शेख साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग है इसके ऊपर ब्रीफली बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान का दुश्मन है अफगानिस्तान। जब पाकिस्तान बना था तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया था, और ये इनकी एक हसद, इनका एक टसल, इनकी जो दुश्मनी है वो शुरू से ही चलती आ रही है। ये कोई अभी की नहीं है, कोई नई बात नहीं है। नाज़रीन अभी तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।